गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे डाइजेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन। सबसे पहला इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ द डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड टेक प्लेस। देखो, मोस्ट ऑफ द डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन मतलब मोस्ट ऑफ द डाइजेशन का मतलब कि फाइनल डाइजेशन की बात कर रहा है, कंप्लीट डाइजेशन की बात कर रहा है। और कंप्लीट डाइजेशन हमेशा कहाँ पे होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, मैंने हमेशा बताया है। एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड किसके थ्रू होता है? एक स्ट्रक्चर होता है, स्पेशल फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? विलाई बोलते हैं। उसके कारण क्या होता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। लीवर क्या रिलीज करता है? बाइल जूस रिलीज करता है। और लीवर के अंदर बाइल जूस कहाँ पे स्टोर होता है? गोल ब्लैडर में स्टोर करता है। फंक्शन क्या होता है बाइल जूस का? बाइल जूस करता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट का मतलब होता है ब्रेकिंग डाउन ऑफ फैट इनटू स्मॉलर फैट ग्लोब्यूल्स, इसको बोलते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। फिर उसके बाद आता है स्टमक। स्टमक के अंदर क्या होता है? गास्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं। गास्ट्रिक ग्लैंड क्या रिलीज करती हैं? एचसीएल, पेप्सिन एंड म्यूकस। एचसीएल का काम क्या होता है? बैक्टीरिया को मारना फूड में जो प्रेजेंट होते हैं। म्यूकस का काम क्या होता है? एचसीएल से प्रिवेंट करना स्टमक की लाइनिंग को बर्निंग से। एंड उसके बाद पेप्सिन का काम क्या होता है? प्रोटीन का डाइजेशन करना। इसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में कोई डाइजेशन नहीं होता, ओनली एब्जॉर्प्शन होता है वाटर का। सो एक एमसीक्यू हमने कर लिया और उससे बहुत सारी चीज़ें पढ़ भी ली हैं। सेकेंड क्वेश्चन इज, मेंशन द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए रॉ मटेरियल क्या चाहिए होते हैं? सबसे पहले आंसर इज कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है, जिसे हम CO2 भी बोलते हैं। वाटर चाहिए होता है, लाइट चाहिए होता है। और इसमें क्लोरोप्लास्ट लिखा हुआ है, ब्रैकेट में आप क्लोरोफिल भी लिख सकते हैं, क्लोरोफिल चाहिए होता है। नेक्स्ट इज, स्टेट द लोकेशन एंड द फंक्शन ऑफ गास्ट्रिक ग्लैंड। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि गास्ट्रिक ग्लैंड जो है कहाँ पे प्रेजेंट होती है? स्टमक में प्रेजेंट होती है। गास्ट्रिक ग्लैंड क्या करते हैं? रिलीज करती हैं क्या क्या? म्यूकस रिलीज करती हैं, जो कि प्रोटेक्ट करता है आपकी इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक को जलने से। किससे? एचसीएल से। और साथ में गास्ट्रिक ग्लैंड्स क्या करती है? रिलीज करती हैं एचसीएल। और क्या रिलीज करती है? पेप्सिन। पेप्सिन का काम क्या होता है? डाइजेशन करना किसका? प्रोटीन का। नेक्स्ट इज, नेम द ग्लैंड्स present in the wall of stomach that release secretions of digestion of food। ठीक ना? राइट द थ्री कंपोनेंट ऑफ secretion that are released by this gland। ठीक ना? सबसे पहले स्टमक में कौन सी ग्लैंड होती है भाई? सबसे पहले गास्ट्रिक ग्लैंड होती है। क्या क्या रिलीज करती है? एचसीएल रिलीज करती है, म्यूकस रिलीज करती है और प्रोटीन रिलीज करती है। और प्रोटीन डाइजेशन एंजाइम रिलीज करती है, कौन कौन से? रेनिन एंड पेप्सिन। ठीक है, अब देखो, गास्ट्रिक ग्लैंड है, प्रेजेंट इन द वॉल स्टमक, सिक्रीशन A B C। ठीक है ना? देखो, सबसे पहले ए ग्लैंड का अगर मैं नाम लूँ तो सिंपल सी बात, ठीक है ना? ए सिक्रीशन का नाम लूँ तो एचसीएल। एचसीएल क्या करता है भाई? सिंपल सी बात, ठीक है ना? बैक्टीरिया को किल करता है फूड के अंदर जो प्रेजेंट होता है। म्यूकस, म्यूकस क्या करता है? प्रोटेक्शन करता है किसकी? जो आपके एचसीएल से जलने से, स्टमक एचसीएल से जल ना जाए तो म्यूकस क्या करता है? उसको प्रोटेक्ट करता है। इसके बाद क्या है कि, और क्या है कि पेप्सिन। पेप्सिन क्या करता है? डाइजेशन करता है किसका? आपके प्रोटीन का। सो ये है उसका सक्रीशन कि गास्ट्रिक ग्लैंड क्या रिलीज करती है एंड उन सिक्रीशन का फंक्शन क्या है वो यहाँ पे लिखना था। ठीक है ना? जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है ना? ए क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। बी क्या है? प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है। सी क्या है? म्यूकस है। ए का काम क्या होता है? सिंपल सी बात, एचसीएल मेक मीडियम एसिडिक फॉर एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम पेप्सिन, या फिर ये बैक्टीरिया को भी किल करता है। ठीक है ना? पेप्सिन क्या करता है? एक्ट करता है एसिडिक मीडियम में, ब्रेक डाउन करता है प्रोटीन इनटू पेप्टोन्स के अंदर ब्रेक डाउन करता है। म्यूकस का काम क्या होता है? ये करता है प्रोटेक्ट करता है इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक, किससे? ताकि एचसीएल से जल ना जाए। ठीक है, नेक्स्ट, स्टेट द रोल प्लेड बाय द फॉलोइंग प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। एंजाइम ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन का काम क्या होता है? देखो, ट्रिप्सिन क्या होता है? दिस एंजाइम इज प्रोड्यूस बाय द पेनक्रियाज। एंजाइम ट्रिप्सिन कौन रिलीज करता है? पेनक्रियाज रिलीज करता है इनएक्टिव फॉर्म में। और इनएक्टिव फॉर्म में इस एंजाइम को हम बोलते हैं ट्रिप्सिनोजन। ट्रिप्सिन जो है कन्वर्ट होता है, ट्रिप्सिन क्या करता है? डाइजेस्ट करता है प्रोटीन्स को इनटू पेप्टोन्स एंड द पेप्टोन्स इनटू पेप्टाइड्स एंड इनटू अमीनो एसिड। मतलब कि ट्रिप्सिन क्या करता है? अगर मोटा मोटी बात करें तो ट्रिप्सिन किसको डाइजेस्ट करता है? प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है किसके अंदर? पेप्टोन्स के अंदर। पेप्टोन्स को किस में कन्वर्ट करता है? पेप्टाइड्स में, एंड पेप्टाइड्स इनटू अमीनो एसिड। एंजाइम लाइपेज का काम क्या होता है? जो बाइल जूस क्या करता है? देखो, बाइल जूस एक्ट करता है फैट के ऊपर, इमल्सिफिकेशन करता है, फिर इमल्सिफाइड फैट के ऊपर लाइपेज एक्ट करता है और फैट को किस में कन्वर्ट करता है? फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल के अंदर। यानी कि लाइपेज का काम क्या होता है? डाइजेशन ऑफ फैटी एसिड। ठीक है ना? फिर उसके बाद देखते हैं क्या है। लिस्ट द टू फंक्शन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। देखो, स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो प्रेजेंट होता है उसको क्या बोलते हैं? विलाई। विलाई का काम क्या होता है? ये एक एब्जॉर्प्टिव सरफेस होता है। कहाँ पे? इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक में। ये क्या करता है? एक लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है फॉर द रैपिड एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। सो ये हो गए दो फंक्शन हमने विलाई के पढ़ लिए। ठीक है, फिर उसके बाद एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन इन द प्रोसेस। सबसे पहले
फोटोसिंथेसिस इंपॉर्टेंट क्यों है? फोटोसिंथेसिस फूड बनाता है प्लांट के लिए। बाय द फोटोसिंथेसिस ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज फूड फ्रॉम सिंपल रॉ मटेरियल लाइक CO2 एंड H2O। मतलब कि फोटोसिंथेसिस से वो अपने लिए खाना बनाते हैं, फूड बनाते हैं। दूसरा काम, ये फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन रिलीज होती है। तीसरा काम, ये फूड स्टोर होता है और किसकी काम आता है? फ्यूल की फॉर्म में काम आता है, जैसे कोयल हो गया, ऑयल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, सिंपल सी बात इस काम से। तो फूड, ऑक्सीजन एंड फ्यूल। और रिएक्शन लिखनी है आपको। रिएक्शन कैसे लिखते हैं? C6CO2 प्लस 12H2O गिव राइज टू C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2। ठीक है ना। सो एरो के ऊपर क्या आएगा? क्लोरोफिल, एंड नीचे क्या आएगा? सनलाइट आएगा। आता है फिर नेक्स्ट है डिफरेंशिएट बिटवीन ऑटोट्रोफ्स एंड हेटरोट्रोफ्स, गिव वन एग्जांपल ऑफ फिश। ठीक है, अब देखिए ऑटोट्रोफ क्या होते हैं? जो अपना खाना खुद बनाते हैं। हेटरोट्रोफ कौन होते हैं? जो अपना खाने के लिए दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। ये ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि क्या करते हैं, क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड सब्सटेंस बना पाते हैं, किससे? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से। ये हेटरोट्रोफ ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जो कि क्या करते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस को किस में कन्वर्ट करते हैं? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट करते हैं। मतलब कि ये क्या करते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस का डाइजेशन करते हैं, उनको कंज्यूम करते हैं। ठीक है ना। यानी कि ऑटोट्रोफ्स के लिए क्या करना चाहिए होगा? क्लोरोफिल चाहिए होगा, बिकॉज इनको ट्रैप करनी होती है सनलाइट। इनके पास कोई क्लोरोफिल की जरूरत इनको नहीं होती, सिंपल सी बात। ठीक है ना। दे कैन बी कीमो ऑटोट्रोफ, मतलब कि केमिकल एनर्जी का इस्तेमाल करके अपना खाना खुद बनाने वाले को बोलते हैं कीमो ऑटोट्रोफ। दे कैन बी पैरासिटिक, सेप्रोफिटिक एंड सिम्बायोटिक या फिर सेप्रोफिटिक। ठीक है ना। अब आता है ऑटोट्रोफ्स आर प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द फूड चेन। ठीक है ना, एज प्रोड्यूसर। ठीक है ना, ऑटोट्रोफ्स को प्रोड्यूसर की तरह हम रखते हैं क्योंकि ये क्या करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं। हेटरोट्रोफ्स को हम किसकी तरह रखते हैं? कंज्यूमर की तरह रखते हैं, बिकॉज ये क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं। ग्रीन प्लांट सम बैक्टीरिया लाइक यूग्लिना आर द एग्जाम्पल ऑफ ऑटोट्रोफ्स। इसमें एग्जाम्पल है क्या है? हेटरोट्रोफ में मशरूम, यूग्लिना, काओ, गोट, ह्यूमन बींग, ये सब एग्जाम्पल होते हैं हेटरोट्रोफ्स के। ठीक है ना। नेक्स्ट वन इज एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ नीट एंड वेल लेबल्ड डायग्राम्स द डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व इन न्यूट्रिशन इन अमीबा। जैसे कि मैंने क्लास में भी समझाया था, अमीबा जो है वो क्या करता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन करता है। और होलोजोइक न्यूट्रिशन के अंदर किसका पार्ट है? होलोजोइक न्यूट्रिशन हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन का पार्ट है। ठीक है ना। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड बाय अमीबा इज नोन एज फैगोसाइटोसिस। मतलब कि ये क्या करता है, फूड को अपने अंदर एनगल्फ करता है। किसके थ्रू एनगल्फ करता है? स्यूडोपोडिया के थ्रू एनगल्फ करता है। सबसे पहले इंजेक्शन होता है। कैसे? अमीबा इंजेस्ट करता है फूड को बाय यूजिंग इट्स फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया क्या होता है? कप शेप लाइक स्ट्रक्चर होता है। ऐसा एक स्ट्रक्चर होता है जो कि ये कप लाइक शेप स्ट्रक्चर बनाता है। इस कप लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? स्यूडोपोडिया बोलते हैं। और इसके सामने क्या हो लगता है? फूड होता है, सिंपल सी बात। ठीक है ना। द फूड इज एनगल्फ इन द लिटल सराउंडिंग वाटर टू फॉर्म द फूड वैक्यूल। और फिर क्या होता है, ये फूड इसके अंदर एनगल्फ होता है और उसके बाद क्या बनता है? फूड वैक्यूल बनता है। और उस फूड वैक्यूल में क्या होता है? एंजाइम जो है वो प्रेजेंट होते हैं, फूड डाइजेस्टिंग एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। और ये फूड को क्या करते हैं? डाइजेस्ट कर लेते हैं, सिंपल सी बात। ठीक है ना। और ये फूड फिर फूड वैक्यूल से निकल के इन द सिंपल फॉर्म कहाँ पे चला जाता है? साइटोप्लाज्म में चला जाता है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन बोलते हैं, सिंपल सी बात। ठीक है ना। और फिर उसके बाद साइटोप्लाज्म में जाके एवरी ऑर्गेनेली जो होती है किसकी? अमीबा की, वो उसको यूटिलाइज कर लेती है फूड को, मतलब कि इस्तेमाल कर लेती है फूड को किसके लिए? एनर्जी बनाने के लिए, ग्रोथ के लिए, अमीबा के लिए। इसको क्या बोलते हैं? एसिमिलेशन। ठीक है ना। और जो फूड डाइजेस्ट नहीं होता वो फिर से क्या होता है, वो अमीबा अपनी बॉडी से बाहर निकाल जाता है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इजेशन बोलते हैं। और ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन जो है वो है इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज पेरिस्टल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टल्टिक मूवमेंट का क्या मतलब क्या होता है? ठीक है ना। एंड दूसरी बात, स्टोमेटा रिमेन क्लोज इन डेजर्ट प्लांट ड्यूरिंग द डे टाइम, हाउ डू दे डू फोटोसिंथेसिस। सबसे पहला पेरिस्टल्टिक मूवमेंट देखो, मैंने समझाया था कि जब आप माउथ में क्या करते हैं, मैस्टिकेशन करते हैं, फूड को च्यू करते हैं और साथ में इसको किससे? सलाइवा के साथ मिक्स करते हैं। सो उसके बाद आपका फूड कहाँ पे जाता है? आपकी ईसोफेगस के अंदर जाता है, मतलब फूड पाइप में जाता है। और फूड पाइप में एक मूवमेंट होता है जिसको बोलते हैं पेरिस्टल्टिक मूवमेंट बोलते हैं। पेरिस्टल्टिक मूवमेंट का मतलब होता है द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द ईसोफेगस इज नोन एज पेरिस्टल्टिक मूवमेंट। ठीक है ना। सो पेरिस्टल्टिक मूवमेंट का मतलब क्या हो गया? द कॉन्ट्रैक्शन, मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट होना, द रिलैक्सेशन ऑफ एन ईसोफेगस इज नोन एज क्या बोलते हैं? पेरिस्टल्टिक मूवमेंट। यहाँ पे भी यही लिखा हुआ है, द रिलैक्सेशन ऑफ गट मसल टू मूव द पार्शियली डाइजेस्टेड फूड डाउनवर्ड थ्रू द एलिमेंट्री कैनाल इज नोन एज पेरिस्टल्टिक मूवमेंट। मतलब कि हमारी एलिमेंट्री कैनाल में क्या होना, एक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की मूवमेंट होना, उसको क्या बोलते हैं हम? पेरिस्टल्टिक मूवमेंट बोलते हैं। अब आता है स्टोमेटा रिमेन क्लोज इन डेजर्ट प्लांट ड्यूरिंग द डे टाइम। देखो
स्टोमेट देखो डेजर्ट में क्या होता है, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, इसी कारण से क्या होता है जो स्टोमेटा होते हैं दिन में क्लोज रहते हैं ताकि एक्सेसिव लॉस ना हो जाए वाटर का। और फिर क्या करते हैं रात में ये स्टोमेटा क्या होते हैं ओपन होते हैं ताकि ये क्या ले सकें CO2 ले सकें एनवायरनमेंट से, इसी कारण से ये दिन में क्या होते हैं क्लोज हो सकते हैं। दिखते पड़ते हैं इन डेजर्ट प्लांट स्टोमेटा ओपन एट नाइट। क्यों होते हैं? बिकॉज रात में गर्मी कम होती है, रात में गर्मी कम होगी इस कारण से इवेपोरेशन या फिर ट्रांसपिरेशन जिसको हम बोलते हैं वो कम होगा, इसी कारण से वाटर का लॉस जो होगा वो क्या होगा कि रात में कम होगा, इसी कारण से वो ओपन रहते हैं रात के अंदर, ठीक है ना। स्टोमेटा ओपन एट नाइट एंड टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब कि रात में ओपन होते हैं, रात में ओपन होने के कारण वो क्या लेते हैं रात को ही कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। स्टोमेटा रिमेन रहते हैं क्लोज ड्यूरिंग द डे टाइम टू प्रिवेंट द एक्सेसिव लॉस ऑफ द वाटर बाय द ट्रांसपिरेशन, मतलब कि दिन में वो क्लोज रहते हैं क्योंकि उनको प्रिवेंट करना होता है एक्सेसिव लॉस ऑफ बाय द ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन का मतलब होता है लूजिंग ऑफ वाटर फ्रॉम द स्टोमेटा बाय द लीफ इज नोन एज ट्रांसपीरेशन इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, ठीक है ना। दे स्टोर CO2 इन देयर सेल, और फिर क्या करते हैं उस सेल को स्टोर करते हैं, CO2 को स्टोर करते हैं सेल के अंदर। फिर सन आता है और दिन में क्या करते हैं उसको क्या करते हैं उससे वो क्या करते हैं फोटोसिंथेसिस करते हैं, मतलब खाना बनाते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज, ऐसे करते हैं डेजर्ट के अंदर फोटोसिंथेसिस, ठीक है ना। अब वाई इज न्यूट्रिशन नेसेसरी फॉर द ह्यूमन बॉडी, न्यूट्रिशन इसलिए नेसेसरी है क्योंकि न्यूट्रिशन लेगा तो उससे उसके कारण क्या होगा कि न्यूट्रिएंट्स आएंगे, न्यूट्रिएंट्स आएंगे तो ह्यूमन बॉडी क्या करेगी उसमें एनर्जी बनेगी, एनर्जी बनेगी तो ह्यूमन बॉडी क्या करेगी ग्रो करेगी, ठीक है ना। देखते हैं पढ़ते हैं ह्यूमन बॉडी कंटिन्यूसली रिक्वायर एनर्जी फॉर देयर लाइफ एक्टिविटीज़, मतलब कि ह्यूमन को क्या चाहिए एनर्जी चाहिए होती है किसके लिए लाइफ एक्टिविटी के लिए, जैसे कि रेस्पिरेशन सर्कुलेशन एक्सक्रीशन, इसी कारण से एनर्जी इज रिक्वायर्ड इवन वी आर स्लीपिंग बिकॉज अ नंबर ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेसेस कीप ऑन अकरिंग, मतलब कि जब हम सो रहे होते हैं तब भी क्या होता है कि हमें एनर्जी चाहिए होती है बिकॉज बहुत सारे लाइफ प्रोसेस जो है हमारी बॉडी में चल रहे होते हैं, ठीक है ना। इसी कारण से न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं एनर्जी ले सकते हैं, इसी कारण से न्यूट्रिशन जो है हमेशा चलता रहना चाहिए बॉडी के अंदर और हमें इसलिए नेसेसरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वट कोजेज मूवमेंट ऑफ फूड इनसाइड द एलिमेंट्री कनाल, एलिमेंट्री कनाल में मूवमेंट ऑफ फूड कौन करता है? आंसर इज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ठीक है ना। देखो द वॉल ऑफ एलिमेंट्री ट्रैक कंटेन मसल विच कैन कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपेंड अल्टरनेटिवली, मतलब अल्टरनेटिवली का मतलब होता है एक बार कॉन्ट्रैक्ट हुआ एक बार रिलैक्स हुआ, ठीक है ना। सो बेसिक सी बात ये है कि हमारे जो एलिमेंट्री कैनाल होती है वो क्या करते हैं कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, इस कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल को हम क्या बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं, इसी कारण से जो होता है जो फूड होता है हमारी एलिमेंट्री कैनाल में क्या करता है मूव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई स्मॉल इंटेस्टाइन इन हर्बीवोर लॉन्गर देन द कार्निवोर, देखो सिंपल सी बात ये है कि क्योंकि कार्निवोर क्या लेते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंस ले रहे हैं, सिंपल सी बात, ठीक है ना। देखो ऑर्गेनिक सब्सटेंस तो हर्बीवोर भी ले रहे हैं, सिंपल सी बात, ठीक है ना। लेकिन सेलुलोज को जो हर्बीवोर होते हैं वो क्या करते हैं प्लांट को खा रहे हैं, और सेलुलोज को डाइजेस्ट करना इज़ मोर टिपिकल एज कम्पेयर टू एक मीट को डाइजेस्ट करना। सो इसी कारण से क्या होता है हर्बीवोर को जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो क्या होती है वो लंबी होती है। देखो हर्बीवोर ईट प्लांट्स विच इज़ इन रिच इन सेलुलोज, हर्बीवोर प्लांट को ईट करते हैं जो कि क्या होते हैं रिच होते हैं किसके अंदर सेलुलोज के अंदर, इसी कारण से सेलुलोज टेक लॉन्गर टाइम फॉर द कंप्लीट डाइजेशन बाय द एंजाइम प्रेजेंट इन द सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, देयरफॉर दे हैव लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन एज कम्पेयर टू कार्निवोर, कार्निवोर के फूड में फ्लैश होता है जो कि ईजियर होता है डाइजेस्ट करने में, इसी कारण से उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होती है वो छोटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वट विल हैपन इफ द म्यूकस इज नॉट सिक्रेटेड बाय द गास्ट्रिक ग्लैंड, अरे भैया क्या होगा गास्ट्रिक ग्लैंड क्या करती है म्यूकस सिक्रेट करती है, किससे प्रिवेंट करने के लिए HCl से प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है ना। अगर म्यूकस रिलीज नहीं होगा तो HCl क्या करेगा हमारे स्टमक को जला देगा और इसी कारण से हमारे स्टमक जो है वो खराब हो जाएगा, हमारे स्टमक में क्या हो जाएंगे अल्सर हो जाएंगे। देखो गास्ट्रिक ग्लैंड सिक्रेट HCl म्यूकस रेनिन एंड पेप्सिन एंजाइम, ठीक है ना। रेनिन जो होता है बच्चों में रिलीज होता है बड़ों में रिलीज नहीं होता, ठीक है ना। म्यूकस प्रोटेक्ट करता है इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ द HCl एंड द एंजाइम्स, इन द एब्सेंस ऑफ म्यूकस देयर कुड बी अ इरोजन ऑफ इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक लीडिंग टू एन एसिडिटी एंड अल्सर, मतलब कि हमारे स्टमक में एसिडिटी हो जाएगी और क्या हो जाएगा अल्सर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट इज स्टेट द फॉर्म इन विच द फॉलोइंग आर स्टोर्ड, ठीक है ना भैया। अनयूज्ड कार्बोहाइड्रेट जो होता है प्लांट के अंदर कहाँ पे स्टोर होता है स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है, मैंने आपको कितनी बार बताया है। जो ग्लूकोज यूज़ नहीं होता वो किसकी फॉर्म में स्टोर हो जाता है स्टार्च की फॉर्म में स्टोर हो जाता है, ठीक ना। द एनर्जी ड्राइव्ड फ्रॉम द फूड इन ह्यूमन, हम कहाँ से एनर्जी लेते हैं, ठीक ना। द एसिमुलेटेड फूड मोलिक्यूल्स होल्ड एनर्जी इन देयर केमिकल बॉन्ड, ठीक ना। देयर एनर्जी इज रिलीज बाय द ऑक्सीडेशन
in the cell, this energy is trapped by the forming bond between the ADP adenosine diphosphate and inorganic phosphate to synthesize ATP, ठीक है ना. These bonds are later broken by the enzymatic hydrolysis and the energy released is utilized for the cellular process, ठीक है ना. So क्या बोल रहा है, एनर्जी ड्राइव फ्रॉम द फूड इन ह्यूमन, ठीक है ना. ह्यूमन जो है एनर्जी जो है ड्राइव करता है फूड से, और किस फॉर्म में रखता है, एटीपी की फॉर्म में रखता है. एटीपी की फॉर्म में वो क्या करता है, स्टोर करता है. और कैसे बनता है एटीपी, जब एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट जो है वो बाइंड करता है किसी के साथ, फॉस्फेट एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ क्या करता है, बाइंड करता है, तो क्या बनाता है एटीपी. और बाद में हम क्या करते हैं, इसी एटीपी को क्या करते हैं, तोड़ते हैं, जिसमें से क्या निकलती है, एनर्जी रिलीज करती है. और ये एनर्जी हम क्या करते हैं, सेलुलर प्रोसेसेस में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना. डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा विद द हेल्प ऑफ डायग्राम. जैसे कि हम पिछले क्वेश्चन में पढ़ के आए हैं, मैं इसको रिपीट नहीं करूँगा, आप पिछले वाला क्वेश्चन देख सकते हैं, ठीक है ना. फिर आता है ये तो आ गया भाई एनरोबिक प्रोसेस, ठीक है ना. ये एमसीक्यू है, ये अभी आना नहीं है आपके उसमें. एनरोबिक प्रोसेस टेक प्लेस इन द ईस्ट ड्यूरिंग फर्मेंटेशन, टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है ना. प्रोड्यूस ओनली एनर्जी इन द मसल ऑफ द ह्यूमन बींग, ठीक है ना. प्रोड्यूस एथेनॉल, ऑक्सीजन एंड एनर्जी, ठीक है ना. सो एनरोबिक प्रोसेस जो होता है टेक प्लेस इन द ईस्ट ड्यूरिंग द फर्मेंटेशन, ये मैंने अभी आपको पढ़ाया नहीं है, जब मैं पढ़ाऊंगा तब आप ये चीज़ डिस्कस करेंगे, ठीक है ना. नेक्स्ट इज डिफ्यूजन इज इनसफिशिएंट टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट फॉर द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक द ह्यूमन, स्टेट द रीजन. देखो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर सेल है. अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का प्रॉब्लम ये हो जाता है कि जो सरफेस एरिया है वो क्या हो जाता है, स्मॉल हो जाता है, जिस कारण से क्या होता है कि ऑक्सीजन पूरी नहीं कर पाता मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म अगर वो डिफ्यूजन के थ्रू लेगा. इसी कारण से प्रॉपर रेस्पिरेशन नहीं हो पाएगा, प्रॉपर रेस्पिरेशन नहीं होगा तो फूड का ब्रेकडाउन नहीं हो पाएगा और प्रॉपर एनर्जी उस ऑर्गेनिज्म को नहीं मिल पाएगी, ठीक है ना. देखो ड्यू टू द हायर मेटाबॉलिक रेट and the volume of the human body is so large that the oxygen cannot diffuse into all the cells. हर सेल में ऑक्सीजन नहीं जा पाएगी, जिस कारण से क्या होगा, उतनी एफिशिएंसी नहीं आ पाएगी. इस कारण से हम डिफ्यूजन से ऑक्सीजन नहीं लेते हैं, ठीक है ना. इस वीडियो में इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ट्रांसपोर्ट के क्वेश्चन जो हैं वो समझाऊंगा, ठीक है.